एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई होप स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग का क्लास 11th का ऑलरेडी बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो तो वैसे भी फिनिश हो चुका है, राइट। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कंप्लीट किया है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को क्लास 11th की सारी वीडियोस, सारे चैप्टर्स की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सारी प्रोवाइडेड है। वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। सेम एज इट इज 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है। 12th क्लास का भी सिलेबस मैं अपनी तरफ से बायोलॉजी का और आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का अदर टीचर कंप्लीट करा चुके हैं। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहां से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर योर एग्जाम आप लोगों का एक रिवीजन वन शॉट जो चैप्टर होता है वो आप लोगों का स्टार्ट करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों का जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल में नहीं कराया जाएगा क्योंकि डिटेल में तो ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। इस वन शॉट रिवीजन वीडियो में आप लोगों को हर एक चैप्टर में एक बिल्कुल रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन आप लोग जानते हैं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं हम लोग जाएंगे, बस रिवाइज करेंगे। स्पेशली उन टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं। उन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो वन वर्ड हो, एमसीक्यूज हो, डिटेल में हो, शॉर्ट में हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हो। तो इस रिविजन्स की जो आप लोगों की क्लासेस अब आप लोग की लगाई जा रही है फॉर योर ऑल चैप्टर्स, आप लोग की अभी मैं हम लोग का बायोलॉजी का करा रही हूँ। तो इसमें हम लोग अपना एक शॉर्ट रिवीजन में बहुत ही जल्दी एग्जाम से पहले शॉर्ट आप लोगों को पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। और आज से आप लोगों का ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। वैसे देखिए एक देखा जाए तो काफी सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कर लें और जो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, उनको हम छोड़ दें। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से भले ही आप लोगों का ज्यादा नहीं आता एग्जाम में, मैं खुद बोल रही हूँ आपका भले ही ज्यादा नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का डिटेल में वन वर्ड या एमसीक्यूज में बन सकता है, लेकिन स्टिल हम लोगों का ये सारे चैप्टर्स को सीरीज वाइज रिवीजन में लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर आप लोगों के 12th में डिटेल एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। और अगर इन चैप्टर्स को हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, 11th में बेसिक ही छोड़ दिया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स को 12th में जाके बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। अब कहते हैं अरे यार हमने तो 11th में पढ़ा ही नहीं, ना रिविजन किया, ना सारी चीजें करी, अब दिक्कत हो रही है। तो चैप्टर्स को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब आप लोगों का, इसीलिए मैं आप लोगों के सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिविजन वीडियोस आप लोगों के लिए डेली आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। गॉट इट? तो सबसे पहले आप लोगों का जो चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लिविंग वर्ल्ड का आप लोग मतलब वैसे भी जानते हैं और बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फुल चैप्टर्स से आप लोग वहां पढ़ सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में इस जहां पर इस वर्ल्ड में सॉरी इस वर्ल्ड में हमारी बहुत सारी लिविंग चीज रहती हैं। और लिविंग चीज जो जिंदा है, लिविंग चीज तो आप लोग जानते हैं, जो चीज जिंदा है, सरवाइव कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है, डाइजेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन, सारी प्रोसेस परफॉर्म करती है, वो लिविंग में आ जाती है, राइट। और लिविंग में भी हम लोगों के कहीं ना कहीं डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट होती है, होती है कि नहीं होती है? मैं ऐसा नहीं कर सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अरे भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी तो वेराइटीज होती है। मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? सो यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और आप देखते भी हैं कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है,
जो पॉपुलेशन है, हर एक चाहे इंसेक्ट की बात करी जाए, प्लांट्स की बात करी जाए, एनिमल्स में बात करी जाए, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, रिड्यूस्ड भी होती जा रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को मार रहे हैं। ये रियलिटी है, सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखिए लिविंग वर्ल्ड में क्या है, लिविंग चीज तो रहती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने ऑलरेडी 7th 8th 9th 10th में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि इस वर्ल्ड में हमारी दो तरीके की है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक तो हमारी लिविंग में चली ही गई, अबायोटिक तो हमारे नॉन लिविंग में चले गए। नॉन लिविंग में जैसे हम लोगों के माउंटेन्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाती हैं, सनलाइट आ गई, विंड आ गई, सॉइल आ गई, दीज आर द अबायोटिक। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो जिएंगे कैसे भाई, जीने के लिए पानी चाहिए, नहीं जी सकते। सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, हवा नहीं होगी तो जिएंगे कैसे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हमारे बायोटिक के लिए यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट है। अगर लिविंग थिंग्स है तो वो क्या किस पे डिपेंड है, नॉन लिविंग थिंग्स बायोटिक पे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स पर डिपेंड है। क्योंकि अगर लिविंग थिंग्स नहीं होंगी तो नॉन लिविंग थिंग्स का यूज कौन करेगा, माउंटेन पे चढ़ाई कौन करेगा, पानी कौन पिएगा, सॉइल में एग्रीकल्चर कौन करेगा, ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और हमारे लाइफ को जीने के लिए बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बेसिक प्रिंसिपल्स का हो सकता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। यहाँ से बोल देंगे कि हमारी लाइफ की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आप उसको बताइए। देखिए हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ में, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपनी पूरी लाइफ में अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो दो प्रोसेस को परफॉर्म करता है। एक होती है आप लोगों की यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, राइट, और एक होती है कैटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, एक होती है आप लोगों की एनाबॉलिज्म। देयर आर टू process which is performed by living organism to survive in this world. The first one is catabolism और metabolism and the second one is anabolism. देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों की बॉडी में क्या है, कोई भी चीज हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके लिए चाहिए होती है हमें एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कांट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी, राइट, वी कांट परफॉर्म। सो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है खाने से मिलेगी, फ्रूट्स, जो भी चीज आप लोग खाते हो। तो जब हम लोग एनर्जी हम लोगों की बॉडी में जाती है तो वो एनर्जी यानी कि हम लोगों ने जो कुछ भी खाया, हम लोगों ने जो भी कुछ भी खाया, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, वो हमारे दो प्रोसेस के थ्रू हमें हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। पहली होती है मेटाबॉलिज्म। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग जो भी खाते हैं, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा 9th 10th में, कि हम लोगों ने जो भी खाया एनीथिंग वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक होता है। डाइजेशन प्रोसेस पढ़ी है ना, डाइजेशन, डाइजेशन मतलब ब्रेक हो रहा है। हमने इतना बड़ा टुकड़ा खाया लेकिन हमारे इतना बड़ा टुकड़ा हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा, अपने आप को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर लेगा। दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, द ब्रेकिंग ऑफ larger molecules to a smaller molecules. It is called catabolism or metabolism. And making of new molecules, that is anabolism. अब देखिए जब हम लोगों ने खाना खाया वो हमारी बॉडी में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर सपोज कि कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, याद करिए 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता। अब ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ये क्या है, ये किसके प्रोसेस के थ्रू है, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमने खाया, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, नहीं हो सकते हमारी बॉडी में डाइजेस्ट अच्छी तरीके से, ना फैल सकते, तो उन्होंने अपने आप को ग्लूकोज और अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी बॉडी को तो भाई कंबाइन बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी मिलती है सारे न्यूट्रिशन से। सपोज करो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स दोनों क्या हो गए, हमारी बॉडी में जाके कंबाइन हो गए, न्यू मॉलिक्यूल्स बना लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जाके मिल जाते हैं, न्यू मॉलिक्यूल बना लेते हैं और देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म।
राइट। द फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको आप लोग बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हो, और इस पूरी डेफिनेशन को अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। यहीं पर हम लोग यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल में क्या है, देखिए हम लोग अपनी पूरी लाइफ में हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करते हैं। हम लोग अपने ऑल टाइम जन्म से लेकर, यानी कि जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं तब से लेकर पूरे डेथ के टाइमिंग तक हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है और डेवलप्ड भी करती रहती है ऑल टाइम। वी कांट से दैट कि हम लोग 18 साल के हो गए, हमारे अब हम ग्रो नहीं करेंगे, अब ये नहीं होगा। नो, अकॉर्डिंग टू मतलब हम वूम से लेकर जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं टिल डेथ तक हमारी पूरी बॉडी क्या है, ग्रो करती है, डेवलप करती है। ग्रो में यहाँ पर आप लोगों की सपोज करो हाइट बढ़ रही है, आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा मसल्स वगैरह सारी चीजें इंक्रीज होती है ग्रोथ में, तो आप लोग जानते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ होती है फिजिकली, ग्रोथ होती है हम लोगों की बॉडी की फिजिकली, जैसे हम लोग की हेयर की ग्रोथ हो रही है, हमारी हाइट की ग्रोथ हो रही है, स्किन में चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीजें, तो ये फिजिकली जो होता है वो ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो इनर साइड जो डेवलपमेंट होता है, जैसे बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेच्योरिटी डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता, ये होता है हम लोगों का डेवलपमेंट। और ये हमारे बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ टाइम होता रहता है, और ये हमारी लाइफ का ना बेसिक प्रिंसिपल है। अब किसी के लिए नहीं कह सकते मैं ये कहूँ सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है, मैं ये सिर्फ कहूँ कि सिर्फ एनिमल्स के लिए, नो, इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। लिखा भी हुआ है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अनलिमिटेड टाइम स्पैन, इसका बिल्कुल अनलिमिटेड है, इसका कोई टाइम स्पैन नहीं है। एक पॉइंट से लेकर आपकी बॉडी जब तक मर नहीं जाती कुछ ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, शो करती रहेगी, राइट। इसके अलावा हम लोग की जो लाइफ है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक मेन प्रोसेस होती है वो होती है reproduction, and it's also very important basic principle of life, because जब तक कोई भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को नहीं शो करेगा, आप खुद बताइए क्या किसी की भी पॉपुलेशन आगे बढ़ सकती है? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल से तो नहीं है, राइट। अगर ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना करें, क्या फिर आगे जाके हमारी पॉपुलेशन बढ़ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एक समय ऐसा आएगा, कुछ ईयर ऐसे आएंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन फिनिश होगा कि नहीं होगा। जैसे हम लोग स्टेराइल वर्कर्स भी होती है, बीज में काफी सारी होती है ना, एक क्वीन वाली होती है, एक स्टेराइल वर्कर्स बीज होती हैं, राइट। ये क्या है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ना रिप्रोड्यूस ना करने की वजह से ना जो स्टेराइल वर्कर बीज या फिर बीज की जो कैटेगरी है, जो उसमें मतलब आई मीन टू से एनिमल है, वो उनकी पॉपुलेशन कम है। मैं ये नहीं कह रही कि है ही नहीं है बट क्या है यहाँ पर बहुत कम है, राइट। उनकी जो रेस है यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन है कंपैरिजन टू अदर बीज एंड बीज बहुत कम है, राइट। अब एक समय फिर ऐसा आता है कि हमारी बॉडी क्या है, अपनी मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी को लूज कर देती है, राइट। ऐसा तो है नहीं है कि भाई हम ऑल टाइम जब तक ये दुनिया है जब तक जिएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक समय आएगा कि भाई हमारी डेथ हो जानी है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। ये टाइम कब आता है, जब हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को परफॉर्म करना कम कर देती है या बिल्कुल ही खत्म कर देती है। कभी ना कभी तो आएगा भाई, इस समय पे क्या होता है, इंसान मर जाता है, जरूरी भी है। जब मरेगा नहीं तो फिर भाई मतलब पुराने लोग मरेंगे नहीं, नए भी पैदा हो रहे हैं, फिर तो पॉपुलेशन का भंडार ही हो जाना है, फिर तो क्या ही कहें, कुछ बात ही नहीं बची फिर तो, राइट। इसके अलावा हमारी बॉडी में थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, और ये हमारे सराउंडिंग या कहीं पर भी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्मल का मतलब हीट से रिलेटेड है, यानी हमारी बॉडी क्या होती है, वार्म ब्लडेड होती है, पता है ना, ज्यादातर एनिमल्स की जो बॉडी है वो वार्म ब्लडेड है, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट को सरवाइव कर सकती है। और इसके अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही होते हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं हमारी बॉडी में, कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट और वर्ल्ड में रहने के लिए
सरवाइव करने के लिए क्या कर रही है, हमें सपोर्ट करती है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये आपने देखा, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे, और बेसिक प्रिंसिपल्स से ये आप लोगों का कम से कम 3 से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बन ही जाता है, जिसमें एटलीस्ट आपको 4 जो पॉइंट है मेन मेन वो तो लिखने ही पड़ेंगे। क्लियर। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहां से मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैं वही पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगी यहाँ पे इस रिवीजन में, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब देखिए मैंने आप लोगों को ये वाली जो स्लाइड थी ये मैंने आप लोगों को छोड़ दी। क्या है इसमें, इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको पता है, इसमें क्या समझाऊं मैं। ये वो पॉइंट है जहां से पहली बात तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, पहली बार तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, और बन भी जाए तो इसमें आप लोगों को जरूरत होती है अपनी मेंटल एबिलिटी की। दैट मीन आपसे पूछा जाए कि हमारी इस अर्थ पर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट है। सो दे आर द पॉइंट जहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, और बनता भी है तो मेंटल एबिलिटी का बनता है। यू हैव टू राइट योर ओन आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जहां से क्वेश्चन बनता है बढ़िया से, जो हमें समझना है वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, आप लोगों ने हो सकता है 10th में आप लोगों ने ये शायद परफॉर्म भी किया हो, आई डोंट नो, बट हम लोगों ने किया था, सो आई एम टेलिंग यू। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हर्बेरियम की जो आर्ट है किसने इनिशिएट करी थी, इटालियन टेक्सोनोमिस्ट थे ल्यूका गिनी 1496 में, इन्होंने पूरा इस आर्ट को इनिशिएट किया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है आप लोगों के। अब इसमें होता क्या है, इसमें करते क्या है, यहाँ पर व्हाइट पूरा ब्लैंक शीट का एक पूरा फाइल ले लिया जाता है, जिसमें ब्लैंक व्हाइट शीट होती है, जो कि वाली होती आती है ना, ड्राइंग वाली शीट्स होती है, वैसी ले ली जाती है। और आप लोगों को जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स स्पीसीज होती हैं, प्लांट्स की वेराइटीज होती हैं, उसको कलेक्ट करना होता है, उसको ड्राइड करना होता है, एकदम सुखा लीजिए, देन एक एक पेज में आप उसको पेस्ट करते जाइए। और यहाँ पे नीचे एक कॉलम सा बना रहता है, जहां पर उस प्लेंट का कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, प्लस इस पे फ्लावर कौन से आते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, प्लस कौन से एरिया में स्पेशली पाया जाता है, ये सारी चीजों को आप लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें यहाँ पर साइड में लिखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। ये बहुत मतलब अच्छा एक तरीका है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो वेराइटीज या जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कर लें, कलेक्ट कर लें, राइट। कलेक्ट करने के बाद हम उसकी चीजों को साइड में लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग उसके बारे में कभी भी एट अ मोमेंट कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन आइडिया दैट कि हम लोग यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लें, अपनी चीजों को प्रिजर्व करके रखें, एंड देन कभी भी हमें जरूरत पड़े तो आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उसका डेट, प्लेस और कहाँ से कलेक्ट किया, कौन सी क्लासिफिकेशन, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका कैरेक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें वहां पर क्या है कॉर्नर में लिख दी जाती है। और जो राइट कॉर्नर में एक कॉलम बनता है ना, उसको लेबल बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लेबल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक होते हैं हम लोगों के बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स आप लोगों ने सुने भी होंगे, आप लोग शायद गए भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे भाई कहीं घूम के भी आए होंगे बोटेनिकल गार्डन्स में। अब देखिए बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन में बहुत सारी प्लांट्स की, डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज और वेराइटीज को वहां पर रखा जाता है। मतलब क्या है, जैसे बहुत बड़ा एरिया, जंगल होता है ना, जंगल एक बहुत बड़ा जंगल होता है, और वहां पर पूरा मतलब एक ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और वहां पर सपोज करो कि पहले ये लाइन बना दी, इसमें जो मैंगो की जितनी भी वेराइटीज होती है, जितनी भी प्लांट्स वेराइटीज होती हैं, उसको लगा दिया, और उसके सामने एक बोर्ड लगा देते हैं कि ये मैंगो का ट्री है, इतने साल जीता है, इतनी हाइट होती है, ये कैरेक्टर होता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। फिर दूसरी लाइन आ गई, दूसरी लाइन में क्या करती है, सपोज करो बनाना ट्री का जितनी भी वेराइटीज होती है उसको लगा लिया, ये बनाना ट्री है, इतनी हाइट होती है, ये फ्रूट प्रोवाइड करता है, इतनी लेंथ होती है, इतना टाइम पीरियड होता है, और इतना ये चीज होती है। ये होते हैं आप लोगों के बोटेनिकल गार्डन।
राइट। आप लोग कभी विजिट करे हो तो अच्छी बात है, ना करे हो तो करके देखिए, यू विल लव इट, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर ना सिस्टमैटिक मैनर से सारे प्लांट्स लगे रहते हैं, और उनके साइड में ना, उनके साथ में सामने लिखा रहता है कि ये प्लांट है, इतने टाइम तक जीता है, इतनी इसकी हाइट है, ये विड्थ है, ये फूल प्रोवाइड करता है, ये फ्रूट प्रोवाइड करता है, एंड ऑल द थिंग्स। दीज आर बोटेनिकल गार्डन। ये हम लोगों की प्लांट्स की वेराइटीज और स्पीसीज के बारे में ना एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बड़ा ही अच्छा तरीका है। हम लोग ऐसे क्या है, नेट पे सर्च मारेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इस प्लांट वो प्लांट वहां मिलेगा, ये प्लांट वहां मिलेगा ना, बोटेनिकल गार्डन में चले जाओ, हर एक टाइप के वेराइटीज के प्लांट आप लोग वहां पे, वर्ल्ड से लेकर, हर स्टेट से लेकर, कंट्री से लेकर, हर टाइप की प्लांट की वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी विद लेबल्ड, यानी कि विद, आप लोगों को वहां पर लेबल मिलता है, वहां पर नोट करके लेके आइए, फोटो खींच लीजिए, आराम से याद रखिए, दैट्स गुड फॉर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आपका साइंटिस्ट का है तो वो देख लेते हैं क्या साइंटिस्ट है। यहाँ पर 1543 में जो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन था, वो इटालियन प्रोफेसर ल्यूका गिनी ने पिज़ा इटाली में क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस पूछ लेंगे, पहला बोटेनिकल गार्डन किन साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश किया, किस ईयर में किया, प्लस किस जगह पे किया। एक यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन है क्यू, जो कि इंग्लैंड में जगह है, जो कि लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट वेराइटीज के लिए फेमस है। कहा जाता है वहां पे 30,000 से भी ज्यादा प्लांट्स की जो स्पेसिमेंस है वो वहां पर प्रेजेंट है, और वहां पर 7 मिलियन से भी ज्यादा हर्बेरिया है। मतलब वहां पे जो पूरा रहती है ना, एक जो मैंने बताया नोटबुक रहती है जहाँ पर ड्राइड प्लांट्स को रख दिया जाता है, कॉलम उसके बारे में लिख दिया जाता है, ऐसे 7 मिलियन हर्बेरिया वहां पर बने हुए हैं। पढ़ने के लिए मतलब रखी रहती है, आप लोग जाके आराम से पढ़ सकते हो। सबसे ज्यादा फेमस है क्यू का, इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, एज वी नो दैट कि हम लोगों का जो बायोडाइवर्सिटी है भाई वो होता जा रहा है खत्म धीरे धीरे, राइट, धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। क्यों फिनिश हो रहा है, हमारी वजह से, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रही है। कैसे भाई, अपने लिए क्या बोलते हैं, हाईवेज बनवा रही है, रेलवे ट्रैक्स बनवा रही है, सड़क बनवा रही है, मॉल, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, और इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को या जितनी भी एग्रीकल्चर है उसको कट करना पड़ता है, बिल्कुल खत्म कर देना पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम लोगों की जो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, बहुत कम होती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और इसको कंजर्व करना ना आज के टाइमिंग पर, प्रेजेंट टाइमिंग पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ही ज्यादा। और इस तरीके से हम लोग के 2 टाइप के कंजर्वेशन बनते हैं। एक कंजर्वेशन बनता है आप लोगों का इन सितु कंजर्वेशन, और एक होता है आप लोगों का एक्स सितु कंजर्वेशन, राइट। अभी आप लोगों को यहाँ पर इन सितु कंजर्वेशन दिया हुआ है, तो पहले हम इन सितु कंजर्वेशन पढ़ते हैं, और एक्स सितु कंजर्वेशन जब आएगा मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगी। देखिए होता क्या है, कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स attempting to slow down, stop or even reverse the laws in the natural habitat of organisms। देखिए इन सितु कंजर्वेशन, इनका मतलब तो आप लोग जानते हैं इनसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन, इनसाइड, यही होता है इनका मतलब। अब देखिए हुआ क्या, इन सितु इनसाइड, हम लोग के जितने भी नेचुरल हैबिटेट है, अब नेचुरल हैबिटेट में देखो बोटेनिकल गार्डन आ जाएंगे, नेचुरल है, और इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारे जगह होती हैं, मतलब एक पार्क समझ लीजिए, पार्क भी आप लोग ले सकते हो, बोटेनिकल गार्डन हो गए, और बहुत सारी जगह होती हैं। यहाँ पर पहले क्या हुआ, लोगों ने गए, घूमने गए, पेड़ तोड़ के आए, सब कुछ कर रहे करते हैं भी, लोग बाग करते हैं, कोई नहीं मानता है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अब कोई भी अगर गलती से कोई पेड़ भी तोड़ता है, उसकी लीफ भी तोड़ता है, तो उस पर पनिशमेंट हो जाएगा, कुछ चार्ज वगैरह लग जाएगा, जिससे लोग डरेंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे। प्लस हर महीने हर साल वहां पर न्यू सैपलिंग करेंगे, सैपलिंग का मतलब समझते, छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही बड़े हो जाएंगे, डिफरेंट वेराइटीज के। प्लस
गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया कि भाई वहां कोई भी जाए तो घूमने जाइए, विजिट करने जाइए, टूरिस्ट बन के जाइए, लेकिन पत्ती कोई नहीं तोड़ेगा वहां की। कर दिया कि नहीं कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी जो नेचुरल हैबिटेट है, चाहे जंगल है, चाहे आपका बोटेनिकल गार्डन है, चाहे हर्बेरियम है, चाहे कोई भी चीज है, राइट, वहां पर आप लोगों को कोई भी चीज तोड़ने के लिए मना होता है। आपको प्लांट को छू नहीं सकते हैं, बाउंड्री लगी रहती है, जाल वगैरह लगे रहते हैं, जाली जो होती है, राइट, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड होगी, आई मीन पुलिस वगैरह खड़ी रहती है, आप उसको टच नहीं कर सकते। प्लस हर महीने वहां पर न्यू सैपलिंग्स लगाए जाते हैं। जो नुकसान हमने कुछ सालों में किया, पेड़ को तोड़ के उखाड़ के सब कुछ किया, वो कुछ सालों में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन मतलब इनसाइड, इनसाइड मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लाइक अ बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम एंड बहुत सारी चीजें। यहीं पर मैंने अभी आप लोगों को बताया एक्स सेतु कंजर्वेशन। अभी मैंने बोला ना एक सेतु, आप लोगों की नहीं है यहाँ पर, होगा भी तो मुझे भी ऐसा याद नहीं है। एक्स सेतु कंजर्वेशन, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एग्जिट होगा, ऑब्वियसली बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, एग्जिट। दैट मीन कि एग्जिट जो बाहर की खुली जगह होती है, जैसे सपोज करो स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट में जो बीच में ऐसी लाइन लगी रहती है ना, वहां बीच में पौधे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं रहते, या फिर कोई ओपन एरिया है, कोई भी ओपन एरिया ले लो, कोई पार्क में चलेगा, कोई ओपन एरिया में चलेगा, बिल्कुल मतलब उसमें ना कोई गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, यानी कि वहां पर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सारी ये प्रॉपर्टी किसकी है, पब्लिक के हाथ में। पब्लिक उसे चाहे बिगाड़ ले, चाहे बना ले, चाहे कुछ भी करे, राइट, बिल्कुल एग्जिस्ट वाला जो एरिया है, वहां पर हम लोग क्या है, सैपलिंग्स लगाना शुरू करते हैं और लोगों को समझाएं, क्योंकि भाई वहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं प्रेजेंट है, हम लोगों को समझा ही सकते हैं पब्लिक को कि भाई ये हमारी ही जगह है, हमारी ही मतलब हमें को यहाँ पर रहना है, तो कोशिश करें कि हम लोग यहाँ की चीजों को नुकसान ना पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग्स को हम लोग लगाएं। इसे हम लोग बोलते हैं एक सेतु कंजर्वेशन। क्लियर, यहाँ से आप लोगों का हो सकता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, दैट्स पॉसिबल। एक होते हैं आप लोगों के म्यूजियम, सब लोग वही गए भी होंगे और देखे भी होंगे, कुछ लोग नहीं गए हैं तो बिल्कुल विजिट करके आइए। म्यूजियम्स में क्या होता है, म्यूजियम्स में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेंस कलेक्ट करके रखे जाते हैं और एक स्पेशल टाइप के लिक्विड में रखे जाते हैं जिसका नाम है फॉर्मुलाइन। फॉर्मुलाइन का मतलब है 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड, और एक ट्रांसपेरेंट जार होता है, उसके अंदर प्लांट और एनिमल को इस लिक्विड के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। इस लिक्विड का काम होता है इसको सड़ने नहीं देना, स्मेल ना आने देना। अपने घर पे कुछ चीज खराब हो जाए, प्लांट या फ्रूट, हम उसको ऐसे ही रखते हैं, सड़ जाता है, बदबू आती है, लेकिन म्यूजियम में क्यों नहीं आती है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मुलाइन और लिक्विड, राइट। और फिर उस जार पे ना ऐसे स्लिप लगा दी जाती है पूरी, ये बर्ड है, मैमल है, क्या नाम है, कुछ भी चीज है, राइट, ताकि आप लोग वहां जाएं, विजिट करें, तो आप लोग ये ना कह रहे भाई ये क्या है, आप लोग को ऑलरेडी वहां पर स्लिप नजर आएगी, लेबल नजर आएगा, आप उसे अच्छे से पढ़िए, जानिए, सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और इसी पूरी स्टडी को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी। इसी पूरी स्टडी को यानी कि म्यूजियम में क्या कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को स्पेसिमेन को रख रहे हैं, फॉर्मुलाइन उसमें लिक्विड में रख रहे हैं, उसके पूरा लेवल करा हुआ है, आप लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। दैट होल स्टडी और द होल साइंस इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। एंड यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन आपको मिलेंगे, शेल्स के, स्केलेटन्स के, एनिमल्स के, इंसेक्ट के। म्यूजियम में जाके देखिए, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ से भी आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना लिविंग वर्ल्ड में, वो ये पढ़ रहे हैं कि हमारी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, है उन सारी वेराइटीज को जगह जगह घूम घूम के देखना दैट्स नॉट पॉसिबल। तो बेटर है कि हम एक ऐसी जगह पे चले जाए, लाइक अभी बॉटनिकल गार्डन में गए, अभी हर्बेरियम में गए, अभी म्यूजियम में आए, यहाँ पर आप लोगों को पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया आप लोगों को एक पूरे कहते हैं ना एक बंद जगह पे मिल रही है, वो वाली चीज है इस चैप्टर में हम लोग। और यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। एक होते हैं आप लोगों के जूलॉजिकल पार्क्स, सब लोग घूमे भी होंगे, गए भी होंगे, ऑब्वियसली बात है, स्कूल की ट्रिप्स भी होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं। जूलॉजिकल आप लोगों की जो बायोलॉजी है, जूलॉजी में डिवाइडेड है ना, बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर स्पेशली एनिमल्स के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूलॉजी, स्पेशली, स्पेशली एनिमल्स के लिए यहाँ पर, राइट। यानी कि आप जब जूलॉजिकल पार्क में जाते हो ना, तो वहां पर आपके कौन से स्पेसिफिन मिलते हैं, एनिमल्स के स्पेसिफिन मिलते हैं,
राइट। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के स्पेसिफिक जो स्पेसिमेंस है वहां पर रखा जाता है। और फिर वहां पर भी पूरा लेबल रखा रहता है कि ये एनिमल है और इसका मतलब इतना टाइम पीरियड होता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, चाहे सेक्सुअल करे चाहे असेक्सुअल करे, और क्या खाता है, किस जगह पे रहना पसंद करता है, वो सारी चीजें वहां पर क्या होती हैं, लेबल्ड होती है। वहां से भी आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स की जो डाइवर्सिटीज और वेराइटीज हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और इसके अलावा वहां पर उनको बड़ी ही केयर से रखा जाता है, बहुत ही प्रोटेक्शन, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होता है। प्रोटेक्शन मतलब कोई मार नहीं सकता उन्हें, राइट। बस आप देख के आ जाइए, दूर से फोटो खींचिए, मार नहीं सकते। बहुत केयर की जाती है, केयर मतलब टाइम पे खाना दिया जाता है, और इसके अलावा वहां पर खाना दे रहे हैं, न्यूट्रिशन, सारी चीजों को प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल एकदम नेचुरल हैबिटेट की तरह। कैसे? नेचुरल हैबिटेट की तरह, जैसे वो जंगल में रहेंगे। लेकिन जंगल में क्या है, इस टाइमिंग पर वो लोग प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। जंगल में कोई भी आया, शिकार कर लिया, अभी उनकी बॉडी, स्किन स्किन सब कुछ ले गया। लेकिन यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जू, सिंपल बोलते हैं जू, जाते नहीं जाते जू। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को मतलब उन एनिमल्स को बड़ी अच्छी तरीके से लाइक अ नेचुरल हैबिटेट विद प्रोटेक्शन एंड केयर रखा जाता है। और लेबल तो रहता ही है, पढ़िए भाई क्या है, कहाँ से आया, कहाँ रहता, क्या खाता, कहाँ घूमता, और बहुत सारे कैरेक्टर्स, राइट। इसके अलावा वहां पर आप लोगों को फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, सब कुछ रिकॉर्ड वहां पर रखा रहता है, मेंटेन करा रखा रहता है। काफी अच्छी चीज है। जू तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग भी गए होंगे, ऑब्वियसली बात है, सारे लोग जहां तक है घूमे ही होंगे। एक होते हैं आप लोगों के बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क, देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या होता है, यहाँ पर सपोज करिए कि कोई बहुत बड़ा एरिया है, राइट। वहां पर काफी सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट है, सपोज कर लीजिए, काफी सारे प्लांट्स भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इस पूरे एरिया में उनको, जो गवर्नमेंट है उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स है उनको नुकसान हो रहा है, राइट। जो लोग आ गए उनको खतरे, मतलब खतरा है उनके लिए, जो लोग आ यहाँ पर आ रहे हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, खतरा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पूरे एरिया में पहले तो बाउंड्री करवा दी। पूरे एरिया में क्या करवा दी, यहाँ पर एक बाउंड्री करवा दी, तो वही बाउंड्री को तो कोई क्रॉस कर नहीं सकता, तो बाहर का चीजें खत्म। फिर यहाँ पे पुलिस प्रोवाइड कर दी जाती है, पुलिस रहती है यहाँ पर, फॉरेस्ट पुलिस के नाम से फॉरेस्ट पुलिस होती है। यहाँ पे अब लोग बाग सिर्फ घूमने आ सकते हैं, गलती से भी किसी भी एनिमल को आप खाना नहीं दे सकते, क्या पता भी किसने मारने के लिए कुछ मिला दिया हो, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे ये चीज होती है। प्लस किसी भी प्लांट के फ्लावर, फ्रूट और लीव्स को या फिर किस स्टेम तक को आप तोड़ नहीं सकते हो, राइट। इस तरीके से क्या होता है, इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो दोनों क्या रहते हैं, प्रिजर्व्ड रहते हैं, प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, केयर भी की जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट वेराइटीज प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने के लिए भी मिलती है। ये वो सारी जगह पे है जहां पर आप आराम से घूम सकते हैं, प्लस बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। अपनी जिसको इंटरेस्ट होता है ना थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सब यहीं जाते हैं घूमने के लिए, राइट। चलिए एक और साइंटिस्ट है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए डॉक्टर एस पी अगरकर, यहाँ पे डॉक्टर एस पी अगरकर है। ये इनका जो बर्थ है नवंबर 1884 में हुआ था। काफी लीडिंग बॉटनिस्ट है, बॉटनी होती है ना, बोटेनिस्ट है, बॉटनी मतलब जहाँ पर हम लोग फ्लावर प्लांट से की हम लोग क्या करते हैं, वहां पर स्टडी करते हैं। ही एक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, पहले हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन एसपी अगरकर ने उस चीज को एक्सप्लोर किया, वहां गए, घूमे, पता लगाया। और वेस्टर्न घाट्स आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर आप लोगों को पता ही होगा हमारे यूनेस्को में भी शामिल है। वेस्टर्न घाट प्रेजेंट टाइमिंग पर हमारे यूनेस्को में भी शामिल है, और यूनेस्को उन वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन सारी चीजें प्रोवाइड करता है। और उन्होंने वेस्टर्न घाट्स में फ्रेश वाटर जेलीफिश की स्पीसीज को भी फाउंड आउट किया था, जो पहले सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती थी, लेकिन अब हमारे वेस्टर्न घाट्स के जो वहां पर पूरा कोस्टल एरिया है, वेस्ट फ्रेश वाटर एरिया है, वहां पर भी फाउंड आउट होती है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी एक बुक को भी पब्लिश किया था, जो नेचर इन 1912, राइट।
और इनके साथ थे डॉक्टर आनंद डेले, ये इनके सुपरिटेंडेंट थे। इन्होंने अपना इंडियन म्यूजियम कोलकाता में और डॉक्टर अगरकर ने मिलकर अपना म्यूजियम में बहुत सारी चीजों को कलेक्ट किया था, स्पेसिमेन वगैरह उसके पूरे लेबल्ड करके सारी चीजों को अपना वहां पर कलेक्शन आज भी प्रेजेंट है। जाइए घूम के आइए, आराम से सब कुछ पता करिए। और इनका एक इंस्टीट्यूट भी था ARI पुणे में, हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम। इनका इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोला था पूरा इन सारी चीजों को लेके, बोटैनी से रिलेटेड, तो पुणे में है। और ये जो ARI जो नाम पड़ा था ना, ये इन्हीं के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट वन है when plants from any forest locality are conserved on the name of the holy places, it is collected called as sacred grove, and these also considered as sacred natural sites by IUCN। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी प्लांट की स्पीसीज या वेराइटीज किसी एक ऐसी जगह पे प्रेजेंट है, किसी एक ऐसी प्लेस पर प्रेजेंट है, जगह पर प्रेजेंट है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है, बहुत ही होली प्लेस मानी जाती है, तो उस प्लांट का जो नाम है ना, या फिर उस पूरी लोकेलिटी या पूरी फॉरेस्ट लोकेलिटी का जो नेम है, वो यहाँ पर उस होली प्लेस के नाम पर रख दिया जाता है। और ये डिसाइड किया था IUCN कमेटी ने। ये बोला था कि अगर कोई भी प्लांट एक ऐसी जगह पर है जो कि एक होली प्लेस, एकदम पवित्र जगह है, तो उसका जो नाम है उस पूरी फॉरेस्ट का, उस पूरी लोकेलिटी, उस पूरे प्लांट का, उस पवित्र जगह के नाम पर ही रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है आप लोगों का यहाँ पर की में से आप लोगों का वन वर्ड का क्वेश्चन आता है या फिर वन मार्क्स की डेफिनेशन आती है। यहाँ पर की का मतलब एक ऐसा एड समझ रहे हैं ना, और टूल बोल सकते हैं सिंपल, एक ऐसा टूल जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पर ना डिफरेंट वेराइटीज और डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की, ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट है। अब इस डाइवर्सिटी को पढ़ना 87 मिलियन, मैं थोड़ा सा ट्रिलियन, सॉरी 87 ट्रिलियन स्पीसीज को अपने पूरी लाइफ टाइम में पढ़ना, चाहे प्लांट चाहे एनिमल्स की, इज इट पॉसिबल? नो, किसी भी कीमत पे ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग उनके कैरेक्टर्स, उनकी सिमिलैरिटीज, उनके डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, क्या करते हैं हम लोग उन प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, करते कि नहीं करते? और क्लासिफिकेशन में क्या हो जाता है, फिर हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को आराम से पढ़ सकते हैं। फिर हमें वो 87 ट्रिलियन स्पीसीज या एनिमल्स को नहीं पढ़ना पड़ता, हम सिर्फ उस ग्रुप को पढ़ते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में जो हमारे एनिमल्स या प्लांट्स होंगे सेम कैटेगरी के, सेम कैरेक्टर्स और सेम सिमिलैरिटीज के होंगे। और जब हमने उस ग्रुप के एक एनिमल की सिमिलैरिटीज और कैरेक्टर्स को पढ़ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उस ग्रुप में सबको पढ़ लिया। अब मैं बात करूं, एग्जांपल ले लूं समझने के लिए, सपोज करो मैमल्स है, मैंने मैमल्स की कैटेगरी ले ली, राइट? मैमल्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड होती है, ठीक है, मैमरी ग्लैंड के साथ अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, बेबीज को मिल्क फीड करवाते हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैंने काउ के बारे में पढ़ लिया, तो बफेलो के बारे में तो भाई मुझे अपने आप ही पता चल गया, चला कि नहीं चला? गॉड के बारे में तो अपने आप ही पता चल गया, क्यों? क्योंकि ये सारे मैमल्स हैं और मैमल्स के कैरेक्टर्स और फीचर्स 90% सेम होते हैं। तो अगर मैंने काउ के बारे में, मैं क्यों पढ़ूं काउ, बफेलो, गॉड, सब चीजों के बारे में, शिप के बारे में, मैं तो वही, मतलब मेरी पूरी लाइफ इसी में निकल जाएगी, मैं फिर बचेगा क्या, राइट? तो मैंने सिर्फ काउ के बारे में पढ़ लिया, काउ के ये कैरेक्टर्स हैं, तो बाकी के जितने भी मैमल्स हैं, राइट, जितने भी अदर एनिमल्स जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके भी तो कैरेक्टर्स और फीचर्स काउ से 90% मैच करेंगे, तो मैंने उनके बारे में तो अपने आप ही पढ़ लिया। तो ये क्या है यहाँ पर, ये की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स का डेफिनेशन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उन सबको ग्रुप्स में डिवाइड करके हमें एक इजी वे में पढ़ने में हेल्प करता है। क्लियर? ये था आप लोगों का चैप्टर 1 का फुल रिवीजन, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते थे। मैंने बोला ना डिटेल में देखिए समझाना नहीं है, फिर रिवीजन का क्या मतलब, वो डिटेल में पहुंच गए थे तो आप चैप्टर ही पढ़ लो जो कि आप लोगों को ऑलरेडी प्रेजेंट है। रिवीजन कि आप उस टॉपिक में एक्चुअली पूरा क्या समझे, बाकी की डेफिनेशन, पॉइंट, साइंटिस्ट, वो आप ही को याद करने हैं,
याद आप ही को करने, हमसे समझा सकते हैं इन्होंने ये किया, इस टाइम किया, बहुत सारी चीजें करें। तो इस तरीके से हम लोग और भी अदर चैप्टर्स का जो रिवीजन है वो हम लोग अपना करेंगे डेली, और उन्हीं सारे टॉपिक्स का स्पेशली हम लोग करेंगे जो आप लोगों के सबसे ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा, समझ भी आया होगा। अब आप लोगों को 2 बार कंप्लीट हो गया, एक बार आपका डिटेल में, एक बार आपका रिवीजन में। बाकी का आप लोग अपना अदर चीजों को भी रिवाइज करते रहिए। आप लोगों का रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है, टीचर तो करवा भी दे तब भी ठीक है, स्टूडेंट्स का बहुत मस्त होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आपका जो सेकेंड चैप्टर है सिस्टमैटिक्स वाला, उसका शॉर्ट रिवीजन जल्द ही आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑन नेक्स्ट लेक्चर।